नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, इंडक्शन मोटर का टॉपिक चल रहा था। 3 फेज इंडक्शन मोटर का अपना टॉपिक था। 3 फेज इंडक्शन मोटर का अपना टॉपिक था। फर्स्ट भाग अपना हो गया है। आज है 3 फेज इंडक्शन मोटर का भाग सेकंड। अब 3 फेज इंडक्शन मोटर का सेकंड भाग है। आज इसमें देखेंगे सिंक्रोनस गति, रोटर गति, स्लिप और आपका रोटर ईएमएफ, रोटर आवृत्ति, ये 4-5 चीज आज अपने क्लियर करेंगे। क्या क्या देखेंगे? पहले देखते हैं अपने सिंक्रोनस गति। भाई सिंक्रोनस गति देखेंगे, उसके बाद में रोटर की गति देखेंगे, उसके बाद में स्लिप देखेंगे, उसके बाद में रोटर ईएमएफ देखेंगे, फिर उसके बाद में अपने रोटर की आवृत्ति देखेंगे। ये सारी चीज अपने देखेंगे। तो आज वो बात करते हैं। तो भाई पहली बात के सिंक्रोनस स्पीड या गति। ध्यान से सुनना बात को। हमेशा एक बात ध्यान रखना, ये जो सिंक्रोनस स्पीड है, ये वो स्पीड है जिस गति पे आपको स्टेटर के अंदर घूर्णनीय चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। स्टेटर के अंदर घूर्णनीय चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। जिस घूर्णन गति पे आपको घूर्णनीय चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता हो, उसी को आप क्या बोलते हो? सिंक्रोनस गति। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं भूल मत जाना इस बात को। आपकी जो सिंक्रोनस, ये जो इंडक्शन मोटर है, इसमें स्टेटर स्थिर रहता है। अभी आप सोचोगे कि घूर्णनीय चुंबकीय क्षेत्र कैसा हुआ? इसमें स्टेटर रहता है स्थिर। क्या स्टेटर स्थिर रहता है? आपका रोटर घूर्णन करता है। ये बात आपको फिट कर ली दिमाग के अंदर। तो सिंक्रोनस गति कौन सी गति है? जिस गति पे आपको घूर्णनीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है स्टेटर के अंदर, उस गति को आप क्या बोलोगे? सिंक्रोनस गति। जिस गति पर घूर्णनीय चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है, उसी स्पीड को सिंक्रोनस गति कहा जाता है। जिस गति पे आपको घूर्णनीय चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है, उसी गति को आप उसको क्या कहोगे? सिंक्रोनस गति को। इसको ns से दर्शाया जाता है और आरपीएम में मापा जाता है। ठीक है, ns से दर्शाया जाता है और आरपीएम में मापा जाता है। ठीक है, जो आपकी स्पीड है, ये फ्रीक्वेंसी के तो समानुपाती होती है। समानुपाती। आवर्ती, एफ का मतलब है आपकी आवर्ती की तो समानुपाती। लेकिन साथियों, यहाँ होता क्या है, आपकी जो स्पीड है, ये पोलो के व्युत्क्रमानुपाती होती है। पोलो के विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोबारा सुनना,
जिस गति पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो या प्राप्त हो उसे सिंक्रोनस स्पीड आप कहोगे। इसमें रोटर स्थिर रहता है इंडक्शन मोटर में, और आपका स्टेटर स्थिर रहता है और रोटर आपका घूर्णन करता है। दूसरी बात, इसको NS से दर्शाया जाता है और RPM में इसको लिया जाता है। ठीक है, और जो आपकी स्पीड है ये फ्रीक्वेंसी के तो समानुपाती होती है, लेकिन जो पोलों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है स्पीड। जितने पोल होंगे उतनी आपकी स्पीड होगी। जैसे 4 पोल होंगे 4 पोल के हिसाब से होगी, 2 पोल होंगे 2 पोल के हिसाब से होगी, अभी बताएंगे। और स्पीड ज्ञात करने के लिए n निकालने के लिए आपका है 120 इंटू F/P, 120 गुणा आवर्ती बटे पोल। F का मतलब आवर्ती और P का मतलब पोल। देखो, जब अपन लैब में जाते हैं या जो मोटर का जहाँ निर्माण होता है आपकी, वहाँ कुछ पोलों को निर्धारित किया गया है, जैसे 2 पोल पे आपकी स्पीड होगी 3000 RPM, 4 पोल पे आपकी स्पीड होगी 1500 RPM, 6 पोल पे आपकी स्पीड होगी 1000 RPM, और 8 पोल पे होगी आपकी 750 RPM। ये 750 RPM, कितनी? 750 RPM। ये डाटा आप अगर याद रख सकते हो तो रख लेना, बाकी जो ये स्पीड है इससे ज्ञात कर सकते हो। लेकिन देखो, मुख्य सी चीज़ है, ये बात ये नहीं कह रहा कि भाई यही आएंगे फिक्स है, वो कुछ भी दे सकता है, आवर्ती का मान घटा के भी दे सकता है, या आवर्ती का मान या 60 कर दे 50 की जगह, बोले कि 4 पोल है आवर्ती का मान 60 है, तो आपका घूर्णन गति ज्ञात करनी हो, 50 हो और 4 पोल हो तो आपका ये हो जाएगा। ये मतलब कहने का यही है कि अगर ये दे रखी हो क्रम संख्या और आवर्ती आपकी समान हो, और दिमाग में याद हो गई 8 पोल है, आवर्ती 50 हर्ट्ज है और पोलों की संख्या 8 है, तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको सीधा ध्यान रखना है 750 RPM होते हैं। ठीक है, इसलिए बाकी सूत्र आपका ये है, एग्जाम में कहीं गलती नहीं करनी है आपको। ठीक है, आगे की अगर बात की जाए तो आ जाता है अगला टॉपिक आपका नंबर 2, रोटर गति, रोटर की स्पीड। अगला टॉपिक है, हर चीज़ को आराम से पढ़ेंगे, जल्दीबाजी कोई चीज़ नहीं करना है। रोटर की गति, भाई रोटर की गति देखो, दोबारा सुनना है, इंडक्शन मोटर के सामान्य परिचय में मैंने ये बात बार बार बोली थी, अब दोबारा और सुन लेना। रोटर की गति किसके द्वारा उत्पन्न हुई थी कि भाई यहाँ इंडक्शन मोटर के रोटर को आपने शॉर्ट किया था, इंडक्शन मोटर को एंड रिंग के माध्यम से दोनों सिरों को शॉर्ट किया था। ठीक है, शॉर्ट करने के बाद में आपने स्टेटर के सामने उसको पेश किया, स्टेटर में आपने सप्लाई दी, उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, रोटर बंद चालक होने के कारण रोटर में धारा उत्पन्न हुई, और इसमें विपरीत स्वभाव का, लेंज के नियम के आधार पर हुआ था कि नहीं हुआ, विपरीत स्वभाव का। लेकिन ये एक ही जगह दो चुंबकीय क्षेत्र और विपरीत स्वभाव के होने के कारण आपस में प्रतिक्रिया होती है, आपस में छेदन होता है, और स्टेटर की दिशा में ही, घूर्णनीय चुंबकीय दिशा के अंदर ही आपका रोटर घूमने लग गया था। भाई घूर्णनीय जो चुंबकीय क्षेत्र स्टेटर में उत्पन्न हुआ था, उसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आपका रोटर घूमने लग गया था। तो यहाँ कह सकता हूँ, ये बात यहाँ कह सकते हैं अपने, रोटर गति कौन सी गति है? घूर्णनीय चुंबकीय क्षेत्र की वास्तविक गति, घूर्णनीय चुंबकीय क्षेत्र की वास्तविक गति। लेकिन घूर्णनीय चुंबकीय क्षेत्र की वास्तविक गति है, लेकिन घूर्णनीय
चुंबकीय क्षेत्र से थोड़ी कम होती है रोटर की स्पीड। अब सुनो क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन आ जाता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर की स्पीड होती है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर की स्पीड होती है। मेरे साथियों, रोटर की स्पीड हमेशा स्टेटर की स्पीड से कम होगी। क्यों? क्योंकि घूर्णनीय चुंबकीय क्षेत्र की वास्तविक गति तो आप इसको बोल सकते हो, लेकिन इसकी जो स्पीड होती है रोटर की, ये रोटर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के कारण, आपसी प्रतिक्रिया के कारण, अरे स्टेटर के अंदर जब आपने धारा दी थी, बंद चालक होने के कारण, स्टेटर के कारण इसके अंदर धारा आई थी, रोटर बंद चालक होने के कारण, शॉर्ट सर्किट होने के कारण आई थी। और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र स्टेटर में जो बनता है, रोटर में बनता है, वो कम स्वभाव वाला बनता है, इसलिए इसकी जो स्पीड है, हमेशा ध्यान रखना रोटर की और स्टेटर की जब स्पीड की बात की जाए तो आपके इंडक्शन मोटर के अंदर स्टेटर और रोटर के बीच की बात की जाए स्पीड की, वो भी, तो आपका रोटर का स्पीड हमेशा कम प्राप्त होता है। क्या कम प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन एक तो ये है। फिर अगर इसकी घूर्णन गति, ये आ गई रोटर की और इसकी स्पीड की बात की जाए तो रोटर की स्पीड को आपको मापा जाता है किससे? टेकोमीटर से। किससे? टेकोमीटर से। तो रोटर गति को मापा जाता है किससे? टेकोमीटर के द्वारा। और एक बात दोबारा लिख देता हूं, जो NR है, NR व NS अगर बराबर हो जाए, आपका रोटर की स्पीड और स्टेटर की स्पीड अगर बराबर हो जाए तो आपकी इंडक्शन मोटर क्या होगी? आपकी मोटर क्या होगी? बंद हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछ लिया जाता है आपसे कि रोटर की स्पीड और आपके स्टेटर की स्पीड दोनों समतुल्य जाए, दोनों बराबर हो जाए, दोनों एक हो जाए तो मोटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मोटर आपकी बंद हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 3, ये नंबर क्वेश्चन 2 था, 3 नंबर क्वेश्चन इस रोटर से कि अगर रोटर और स्टेटर की मोटर को चालू करना है तो रोटर व स्टेटर की घूर्णन गति के बीच में संबंध बताओ। तो आपकी जो रोटर की स्पीड है NR, ये स्टेटर की स्पीड से कम होती है। एक ये संबंध पूछ लिया जो मैंने शुरू में बता दिया था। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान में रखना है, हमेशा दिमाग में हमेशा ध्यान रखना है। क्या कि अगर रोटर और स्टेटर की अगर घूर्णन गति समान हो जाए आपकी, तो आपकी मोटर बंद होगी। क्या? मोटर बंद हो जाएगी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन एक और याद आ गया, बता देता हूं। अगर ये पूछ लिया जाए रोटर व स्टेटर में एयर गैप, रोटर व स्टेटर में एयर गैप, रोटर व स्टेटर के बीच एयर गैप होता है कितना? 0.005 mm। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो रोटर व स्टेटर के बीच में जो एयर गैप के लिए जो स्पेस छोड़ा जाता है, जो जगह छोड़ी जाती है, वो बहुत कम होती है। तो वो होती है आपकी क्या? 0.005 mm। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? यहां तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए थी, कहीं दिक्कतें नहीं होनी चाहिए थी, सारी चीज़ आराम से चल रही है मेरे हिसाब से। तो बाकी देखते हैं आगे। नंबर 3 बात, नंबर 3 क्या? स्लिप।
नंबर आ जाता 3 किसका? स्लिप। स्लिप क्या चीज है? स्लिप क्या चीज है? तो ध्यान रखना, स्टेटर व रोटर गति, स्टेटर व रोटर गति के अंतर को स्लिप कहा जाता है। स्टेटर व रोटर की बी जो गति है दोनों, उसको स्लिप कहा जाता है। स्टेटर व रोटर की गति के अंतर को ही आपको स्लिप कहा जाता है। और स्लिप दो प्रकार से ज्ञात की जाती है। एक तो होती है आंशिक स्लिप, आंशिक स्लिप, और एक आपसे पूछा जाता है क्या? प्रतिशत में स्लिप। प्रतिशत में स्लिप, एक तो आंशिक स्लिप होती है, एक प्रतिशत स्लिप होती है। अगर आंशिक स्लिप पूछी जाए आपको, आंशिक स्लिप पूछी जाए तो आपको उत्तर देना है NS माइनस NR बटे NS। ये सूत्र तो है आपका आंशिक स्लिप का। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना ही है आंशिक स्लिप में और प्रतिशत स्लिप में। प्रतिशत में आप 100 से गुणा करवा देते हो और यहाँ 100 से गुणा नहीं करवाया जाता है। और आपकी प्रतिशत में पूछा जाए तो वही सूत्र है NS माइनस NR बटे NS गुणा 100। ये है आपकी प्रतिशत स्लिप का मान, प्रतिशत स्लिप का मान। अब दोबारा सुनना, 1 नंबर क्वेश्चन, स्लिप किसे कहते हैं? स्टेटर व रोटर की गति के अंतर को ही आप स्लिप बोलोगे। 2 नंबर आंशिक और 3 नंबर ये रोटर स्लिप के आगे प्रतिशत में। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इंडक्शन मोटर के अंदर शुरुआत में, इंडक्शन मोटर के शुरुआती समय स्लिप का मान होता है। तो ध्यान रखना, इंडक्शन IM का मतलब इंडक्शन मोटर के शुरुआती स्लिप 100% या एकक या इकाई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ध्यान से सुन लेना बात को। इंडक्शन मोटर की शुरुआती स्लिप आपकी 100%, वो 100% भी ऑप्शन में आ सकता है, एकक भी आ सकता है, एक भी आ सकता है, और शब्दों में लिखा हुआ शब्दों में इकाई भी आ सकता है। ठीक। 5 नंबर क्वेश्चन, जब इंडक्शन मोटर लोड की स्थिति में होती है, जब इंडक्शन मोटर लोड की स्थिति में होती है तो इसकी स्लिप होती है, इंडक्शन मोटर लोड पर होने पर स्लिप 2 से 5%, 2 से 5% आपकी स्लिप होती है। दोबारा सुनना, स्टेटर रोटर के अंतर को आप क्या बोलोगे? स्लिप बोलोगे। आंशिक स्लिप NS माइनस NR बटे NS होगा, प्रतिशत NS माइनस NR बटे NS गुणा 100 होगा, और शुरुआती आपकी स्लिप 100 होगी, एकक होगी, इकाई होगी, तीनों एक ही नाम है। अगर आपकी इंडक्शन मोटर लोड पे चल रही है तो यहाँ इसकी स्लिप होगी 2 से 5%। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और अच्छे लोग रह जाते हैं इस चीज़ में। फिर आ जाओ आगे की बात।
फिर आगे की बात करते हैं अपन नंबर 4, रोटर EMF। रोटर EMF के बारे में सुन लेना, कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, लेकिन सुनो बात को, सुनना जरूरी भी है, नहीं तो फिर डर के आगे जीत कैसे होगी। जब आप किसी रोटर को चुंबकीय क्षेत्र में या घूर्णनीय चुंबकीय क्षेत्र में आप घुमाओगे, जब ये रोटर को आप चुंबकीय क्षेत्र में घुमाओगे तो रोटर में फैराडे के नियमों अनुसार एक स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और आपस में कटाव कर लेते हैं। दोबारा सुनना, तो जब आप किसी रोटर को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाओगे तो उसमें एक फैराडे के नियम के अनुसार एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। बस इतनी सी बात आपको परिभाषा रखनी है इसकी, ठीक है। बस क्वेश्चन इसमें यह पूछा जा सकता है कि इंडक्शन मोटर के अंदर रोटर EMF किस नियम के आधार पे ज्ञात किया जाता है, किस नियम के आधार पे ज्ञात किया जा सकता है। तो सीधा ध्यान रखना, फैराडे के नियम, इसमें भी वही लगेगा। रोटर के अंदर EMF होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो बल होता है आपका, वो किस नियम के अनुसार, रोटर के ये फैराडे के नियम अनुसार, ठीक। फिर आ जाओ नंबर 5, रोटर आवर्ती। रोटर आवर्ती, रोटर आवर्ती हमेशा ध्यान रखना सप्लाई आवृत्ति का ही, रोटर आवृत्ति सप्लाई आवृत्ति के बराबर होती है शुरुआत में। अब रोटर आवृत्ति से एक बात का ध्यान रखना, जितनी मोटर के अंदर स्लिप होगी उतनी ही आपकी रोटर आवृत्ति होगी। जितनी आपकी इंडक्शन मोटर के अंदर स्लिप का मान होगा उतना ही आपका मोटर के अंदर, ये रोटर के अंदर आवृत्ति होगी। तो कहने का मतलब ये है, रोटर आवृत्ति किस पे निर्भर करती है, मोटर की स्लिप के ऊपर। तो रोटर आवृत्ति बराबर है स्लिप इंटू आवृत्ति, ठीक है। स्लिप इंटू आवृत्ति आपकी रोटर की आवृत्ति होती है, इसके ऊपर आपको ध्यान में रखना है ये बात। और जो ये तो है आपकी स्लिप और ये है सप्लाई आवृत्ति। सप्लाई रोटर आवृत्ति सप्लाई आवृत्ति के बराबर होती है। रोटर आवृत्ति सप्लाई आवृत्ति के बराबर होती है। रोटर आवृत्ति से पूछा जाए कि रोटर आवृत्ति निर्भर करती है, रोटर आवृत्ति निर्भर करती है पोलों के ऊपर, घूर्णन गति पे, स्लिप पे या इन सब में। तो रोटर आवृत्ति आपकी सिर्फ स्लिप के ऊपर निर्भर करती है। जितनी आपकी स्लिप होगी उतनी ही आपकी रोटर की आवृत्ति होगी, ठीक है। ये 5 पॉइंट आपके मौखिक बता दिए गए हैं। वीडियो को बार बार देखना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। रोटर आवृत्ति सिर्फ इतना पूछा जाएगा, रोटर आवृत्ति किसके समानुपाती होती है, सप्लाई स्लिप के समानुपाती होती है। जितनी आपकी स्लिप होगी उतनी आपकी रोटर आवृत्ति होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख के शेयर करना, अपने साथियों को बताना, और कहीं समझ में नहीं आए तो मेरे साथियों कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।